नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और फिर से आपका स्वागत करता हूं मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। तो साथियों, भारत के विस्तार से लेके भारत का पर्वतीय क्षेत्र से चलते हुए हम आगे बढ़े हुए हैं और ये भारत के स्थिति को लेके ये आखिरी टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसके बाद हम कोई नया चैप्टर लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ा जाएगा। तो आइए चलिए, ये हमारा तीसरा पार्ट है भारत का लेके। 3 पार्ट में हमने पूरे भारत को कंप्लीट किया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की अगर कुल तटीय सीमा की बात की जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी है, भारत की तटीय सीमा मतलब जो समुद्र से लगी हुई सीमा होती है वो कितनी है, समुद्रों से लगी हुई सीमा कितनी है, तो उसकी बात करेंगे तो 7,500 किलोमीटर है। कितनी है? 7,500 किलोमीटर है। कितनी है? 7,500 किलोमीटर। कौन सी? भारत की कुल तटीय सीमा। अगर बात की जाए कि सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो ये गुजरात राज्य होगा। कौन सा होगा? गुजरात राज्य होगा। और सबसे छोटी सीमा की बात की जाए कि भारत का सबसे छोटी सीमा वाला जो तटीय सीमा मतलब समुद्र के किनारे जो है तो वो गोवा। गोवा आप जानते हैं बहुत छोटा सा राज्य है। ठीक है, गोवा जो है बहुत छोटा सा राज्य है। तो ये आपका है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तटीय भाग को कितने भागों में बांटा गया है? तटीय भाग को, जो तटीय भाग है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जो हमारे भारत का तटीय भाग है, जो समुद्र वाला भाग है, उसको 2 भागों में बांटा गया है। और ये एक पश्चिमी घाट है और एक पूर्वी घाट है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महत्वपूर्ण। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट को भी 2 भागों में बांटा गया है। भारत के तटीय भाग जो हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है ये वाला, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। तो कौन कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। कोंकण तट है, कोंकण तट है। ठीक है, कोंकण तट है और मालाबार तट है। पश्चिमी घाट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कोंकण तट है और मालाबार तट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो लक्षद्वीप व मालद्वीप, ये जो 3 क्वेश्चन हम अभी सीरियल से बताएंगे ये अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। लक्षद्वीप व मालद्वीप जो है इनको अलग करने वाली रेखा कौन सी है? लक्षद्वीप और मालद्वीप को अलग करने वाली रेखा, लक्षद्वीप और मालद्वीप को अलग करने वाली रेखा 8 डिग्री चैनल है। कितनी है? 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल है। कितना है? लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाली रेखा को 8 डिग्री चैनल है। अब बात करें दूसरे चैनल की बात करें, मतलब दूसरे की बात करें तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाली जो समुद्री सीमा है ये 9 डिग्री चैनल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप व मालदीव को अलग करने वाली रेखा जो है ये 8 डिग्री चैनल है और लक्षद्वीप व मिनिकॉय को अलग करने वाली समुद्री सीमा 9 डिग्री है। मतलब मालदीव 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल। ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार। जो अंडमान निकोबार है इसको अलग करने वाली जो समुद्री सीमा ये 10 डिग्री चैनल है। क्या है? 10 डिग्री चैनल है। और यहाँ पे सुनामी आई हुई थी। पूछ सकता है कि किस द्वीप में सुनामी आई थी, मतलब किस द्वीप में सुनामी आई थी? तो 2004 में आई थी। कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका सुनामी आई थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, यूपी टेट जूनियर वगैरह में पूछा जाता है और सीटेट में भी कई बार पूछा गया है कि सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। भारत में मानसून के कितने प्रकार हैं? भारत में जो मानसून होता है ये 2 प्रकार होते हैं। भारत में मानसून जो होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। देखिए, मानसून दूसरी चीज हो गई और ऋतुएं, जो ऋतु होती है ठंडी, गर्मी, वर्षा, ये अलग चीज हो गई। लेकिन मानसून की बात हो रही है, ध्यान रखिए। ऋतुओं के बारे में भी हम अभी पढ़ाएंगे। भारत में मानसून 2 प्रकार के होते हैं, एक दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है और एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है। क्या होता है? एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है। अगर भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करें कि सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से
होता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगर भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है, पूछता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है और किस राज्य में आता है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले भारत में मानसून केरल राज्य में आता है। केरल राज्य में आता है। कहाँ पे आता है? केरल राज्य में आता है। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है, ठीक है। थोड़ा हम इसको नीचे कर दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चन दिखाई दें, ठीक है। भारत में सबसे पहले मानसून 1 जून को मालाबार तट केरल में आता है। कहाँ पे आता है? मालाबार तट केरल में आता है। भारत में सबसे पहले मानसून 1 जून को मालाबार तट केरल में आता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो पहले चेरापूंजी में होती थी। कहाँ पे होती थी? पहले चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा स्थिति में बदलाव हुआ है। अब ये कहाँ होता है? ये आपका मासिनराम में होता है। कहाँ पे होता है? मासिनराम में होता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होता है, तो पहले चेरापूंजी में होती थी, अब थोड़ा सा ज़्यादा मासिनराम में होता है। तो ये होती है चेरापूंजी, आपका मेघालय राज्य में पड़ता है, ठीक है, मेघालय में पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मानसून का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? भारत में मानसून का सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ये पड़ता है अल नीनो व ला नीनो की घटना का पड़ता है। अल नीनो और ला नीनो, किसका? अल नीनो और ला नीनो की घटना का प्रभाव भारत में पड़ता है। किस चीज़ के लिए? तो आपका मानसून पर मतलब सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ये होते क्या हैं? अल नीनो व ला नीनो क्या होते हैं? ये प्रशांत महासागर के पेरू तट पर घटित होती है। कहाँ पे घटित होती है? ये पेरू तट पर घटित होती है। यह एक महासागरीय धाराओं की प्रवाह घटना है। यह क्या है? एक महासागरीय धाराओं की प्रवाह घटना है। जो महासागरों में लहरें उठती हैं उनकी एक घटना है, जिसे क्या कहते हैं? अल नीनो और लाल नीनो कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? प्रशांत महासागर के पेरू तट पर घटित होता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के तहत, देखिए, वन नीति का मतलब होता है कि भारत के क्षेत्रफल में कितना वृक्ष लगाया गया है, भारत में कितने वृक्ष लगाने की तैयारी की गई है, या भारत में कितना क्षेत्रफल में कितना वृक्ष होना चाहिए, ये बात यहाँ पे की गई है। मतलब भारत में वृक्षों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के तहत, जो राष्ट्रीय वन नीति हमारी है, इसके तहत भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 33% क्षेत्र पर वन होने चाहिए। कितने? 33% पर वन होने चाहिए। मतलब हमारा जो भारत देश है, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें पूरे भारत में 33% वन होने चाहिए, लेकिन है क्या? 23% है। वर्तमान में लगभग 23% क्षेत्र पर ही वन है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन है? 23% क्षेत्र पर ही वन है। अब हम ऋतुओं के बारे में बात कर ले रहे हैं, जो महत्वपूर्ण है। भारत में मानसून के आधार पर ऋतुओं को 4 भागों में बांटा गया है। भारत में अगर पूछे कि मानसून कितने प्रकार के हैं, तो भारत में 4 प्रकार के मानसून है। भारत में 4 प्रकार के मानसून है। पहले की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु, ये कब से कब होती है? तो ये फरवरी से मई तक होती है। ग्रीष्म ऋतु फरवरी से मई तक होती है। दूसरा है मानसून ऋतु, ठीक है। दूसरा मानसून ऋतु होती है, ये जून से अगस्त तक होती है। मानसून ऋतु जो होती है जून से अगस्त तक होती है। और लौटता मानसून की बात करें तो ये सितंबर से अक्टूबर होता है, लेकिन नवंबर भी ले लिया जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, ये तीनों महीने आपके आ जाते हैं। अगर शीत ऋतु की बात करें जो चौथा है, तो ये दिसंबर से फरवरी तक होता है। मतलब ठंडी वाला समय जो आपका है दिसंबर से फरवरी होता है। गर्मी वाला समय तो ठंडी वाला समाप्त होता है तो गर्मी वाला प्रारंभ होता है, ये फरवरी से मई तक होता है। फिर मई से मानसून का तात्पर्य, जो मई से आप जानते हैं ना, बारिश शुरू हो जाती है। तो बारिश 1 जून से कहाँ से स्टार्ट होती है? आपका केरल से। कहाँ से स्टार्ट होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, इसको एक बार देख लिया जाए। 1 जून से आपका केरल में प्रारंभ होता है। 1 जून से केरल में प्रारंभ होता है। ये रहा। 1 जून को केरल के मालाबार तट पर आता है, ठीक है। किस तट पे आता है? मालाबार तट पर आता है। मालाबार तट पर आता है 1 जून से, ठीक है। तो ये आपका भारत से
सब कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन जो सीटेट और रीट में पूछा गया है तो मैं उसको यहाँ पे लेके आया हूँ, तो उसको मैं बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। सीटेट 2014 में पूछा गया था, 2014 में पूछा गया था। मरुस्थल का एक उदाहरण है कि मरुस्थल का एक उदाहरण क्या है। आपको लगेगा बड़ा आसान है, लेकिन ऑप्शन में लद्दाख सही था। अब लद्दाख क्यों था? तो भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं? लद्दाख को कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? तो लद्दाख को कहा जाता है। ये चीज़ आपको बिल्कुल श्योर करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन रेगिस्तान पूछेंगे तो आप कहेंगे वहाँ पे तो पहाड़ वगैरह है, तो रेगिस्तान कहाँ से होगा? लेकिन लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था सीटेट सितंबर 2014 में, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। ये दोनों सीटेट के क्वेश्चन थे। मैं रीट की क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो राजस्थान में जो आगामी परीक्षा आ रही है उसकी बात करता हूँ। तो भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? भारत का कौन सा प्रदेश, मतलब कौन सा क्षेत्र, भारत का कौन सा क्षेत्र, हालांकि क्वेश्चन पेपर में प्रदेश लिखा हुआ है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से है? तो ये आपका दक्षिण का पठार जो है ये गोंडवाना भूभाग से होगा। रीट 2011 में एक और क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। जो आपका भारत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, हमने भारत से सारे क्वेश्चन करवा दिए। इससे अतिरिक्त भारत देश से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सीटेट में। सीटेट का लेवल इतना हाई नहीं है कि वो आपका इससे ज़्यादा कुछ पूछ सके, उसकी इतनी औकातें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन कौन सा लेके आएंगे वो तो आपको पार्ट 4 में ही पता चलेगा, उसके लिए आपको पार्ट 4 का इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।